कृपया वे आगे आए। श्रीमान महावीर जी पाटिल सांगली ये हमारे महाविद्यालय के प्रथम बैच के विद्यार्थी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वे अग्रिम पंक्ति में अपना आसन ग्रहण करें। महावीर जी सांगली जो कि अभी कोल्हापुर में पंचकारणार्थ होगा, उसकी सारी व्यवस्था और जिम्मेवारी आप संभाल रहे हैं। पंडित बिरागी शास्त्री जो स्पेशल हमारे सारे यात्रियों की सुविधा के लिए, व्यवस्था के लिए अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद यहाँ पूर्णूर पधारे, मैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। कुमारी विदुषी स्वानुभूति जैन जो कि परमागम ऑनर कोर्स की निर्देशिका हैं और देश भर में आज परमागम ऑनर्स कोर्स बहुत सफलता के साथ संचालित हो रहा है, उनसे भी निवेदन कि वे आगे की पंक्तियों में अपना स्थान ग्रहण करें। पंडित देवांगी गाला, उनसे भी मेरा निवेदन, जो हमारी पुरानी बस के लीडर भी रहे हैं। पंडित संजय जी सेठी जयपुर, संजय जी भाई साहब, उनसे भी मेरा निवेदन कृपया आगे की पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर जिनेंद्र जी शास्त्री उदयपुर, कल छोटी सी तकलीफ हुई, उनसे रहा नहीं गया और वो बोले आप तो मुझे काम बताओ, और बे जाकर के यहाँ से गाड़ी लेके गए। हमने कहा आपसे कुछ नहीं हो सकता, लैंग्वेज का, बोले मैं जाऊंगा काम होके आएगा, और निश्चित रूप से वे काम को करके लाए। जिनेंद्र जी शास्त्री उदयपुर और सौरभ जी इंदौर से भी मेरा निवेदन, जो कि इंदौर में तत्व ज्ञान की गतिविधियों में भरपूर रूप से सक्रिय हैं और यंग जैन प्रोफेशनल के नाम से एक सक्रिय स्वाध्याय ग्रुप वे चलाते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कि वे अग्रिम पंक्ति में स्थान ग्रहण करें। अब बारी है उस व्यक्तित्व को आवाज देने की जिनके कारण यह यात्रा शुरू हो रही है या संपन्न हो रही है, इतनी सुविधाओं के साथ संपन्न हो रही है। इसे मैं कहता हूँ हमारी यात्रा के शाश्वत संगपति जो हमारे पुराने यात्री हैं, वे इस बात को समझ गए होंगे। मैं करतल ध्वनि के साथ मैं निवेदन करना चाहता हूँ हमारी यात्रा के संगपति श्रीमान प्रकाश चंद्र जी साहब सेठी जयपुर, उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ। वे यहाँ 35 लोगों के साथ यहाँ यात्रा में पधारे हैं। मैं उनके दूसरे भाई श्रीमान चेतन लाल जी साहब सेठी, उनसे भी निवेदन करता हूँ कृपया वे मंच पर आएं, और रतन लाल जी साहब सेठी, उनसे भी मेरा निवेदन है कि कृपया मंच पर वे अपना आसन ग्रहण करें। श्रीमान प्रमोद कुमार जी साहब जो मकरोनिया सागर से हमारे बीच पधारे हैं और हमारे विद्वान हैं, 10 लक्षण पर में निरंतर जाते हैं और सागर एरिया में चलने वाली तत्व ज्ञान की गतिविधियों में महत्वपूर्ण सहयोग और भूमिका निभाते हैं, उनसे भी मेरा निवेदन कृपया अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। इसके अलावा आज एक विशेष कार्यक्रम और होने जा रहा है, जो कुंदकुंद आचार्य ने सतपाहुड़ रचे थे, उनके ताम्रपत्र की रचना, ये हमारे मनोज जी मुजफ्फरनगर, जिनका ये जुनून है कि जो भी पुराने ग्रंथ हैं उनको ताम्रपत्र पर लिखा जाए, और उसकी वे लिखवा करके लाए। जब उन्हें पता चला कि यात्रा है, तो यात्रा में उन्होंने यात्री के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, और वहीं से उन्होंने प्लान किया कि हम इस यात्रा में कुछ नया करेंगे। तो कुंदकुंद आचार्य के जो सतपाहुड़ हैं उनको उन्होंने ताम्रपत्र पे लिखाया है और लिखा करके भी यहाँ लाए हैं, और आज उसका लोकार्पण यहाँ कराएंगे, और उसकी किताब भी उन्होंने छपाई है और सारे यात्रियों को उनकी तरफ से वो भेंट दी जाएगी। उनसे भी निवेदन वे अग्रिम पंक्ति में अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं बिना किसी व्यवधान के मंगलाचरण के लिए निवेदन कर रहा हूँ हमारे यात्रा के लीडर श्री विवेक जी शास्त्री इंदौर से। और हमारे परमात्मा जी और गोजगर जी का स्वागत श्रीमान सुधाकर प्रकाश जी कर देवे और वे मंच पर वहीं आसन ग्रहण करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक बार कुंदकुंद आचार्य देव का जोरदार जयकारा लगाएंगे और आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। बोले भगवत आचार्य कुंदकुंद देव की। मंगलमय पांचों कल्याणक, मंगलमय जिनका जीवन हो, मंगलमय वाणी सुख कारक, शाश्वत सुख का भव्य शरण हो। देव शास्त्र गुरु को वंदन कर, मुक्ति वधु का त्वरित वरण हो। धन्य घड़ी वह धन्य दिवस जब, मंगलमय मंगलाचरण हो, मंगलमय मंगलाचरण हो।
मंगलमय मंगलाचरण। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। और हमारे जो संघपति हैं श्रीमान प्रकाश चंद जी साहब सेठी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती शशि जी सेठी, उनसे भी मेरा निवेदन कि वे यहाँ अग्रिम पंक्ति में छोटी भाई के पास अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती शशि जी सेठी, कृपया वे मेरी आवाज़ सुन रही हों तो आगे आने का कष्ट करें। श्रीमती शशि जी सेठी। और अब इस यात्रा के स्वागत भाषण के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान परमात्मा प्रकाश जी भारेल साहब से कि वे आकर के स्वागत भाषण देने का। निकट भव्य युवाओं के इस संगठन अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की ओर से आप सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत है। अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन की अनेक गतिविधियों में से एक अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधि जिसने अपनी सफलता के झंडे गाड़े हैं, एक स्वर्णिम इतिहास तीर्थ यात्राओं का, उस क्रम में यह चौथी यात्रा आपके समक्ष प्रस्तुत है। हालांकि बहुत डिमांड है प्रतिवर्ष ही ऐसी यात्राएं करने की, परंतु टाइम स्लॉट का अभाव होने से यह संभव नहीं हो पाता है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आगे प्रतिवर्ष हम इस क्रम को बनाए रखें। बचपन से सुनता आ रहा हूं, बारातियों जैसा स्वागत, बारातियों जैसा स्वागत, बारातियों जैसा स्वागत, पर मुझे अनुभव नहीं है कि बारात कैसी होती है और बारातियों का स्वागत कैसा होता है। और अगर मुझे अनुभव नहीं है तो मैं मानता हूं कि हमारी पीढ़ी के अधिकतम लोगों को भी यह लाभ कभी मिला नहीं होगा, क्योंकि अब शादियों का और बारात का स्वरूप बदल गया है। तो उस कहावत का अर्थ क्या है, बारातियों के जैसा स्वागत? अगर उसका साक्षात अनुभव करना है तो आप इस यात्रा में उसका साक्षात अनुभव कर सकेंगे। शायद बारातियों का भी ऐसा स्वागत नहीं हुआ करता था जो स्वागत आपको यहां देखने को मिलेगा। हमारे युवा साथी सिद्धार्थ प्रकाश जी के नेतृत्व में हमारे समस्त कार्यकर्ताओं की टीम आपको हर सुविधा प्रदान करने के लिए और आपका हर एक कष्ट हरने के लिए प्रतिबद्ध है। अगर आपको इस यात्रा में कोई भी तकलीफ हो तो मात्र हमारे कान में आकर के कह भर दें, इससे ज्यादा आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परंतु यदि आपको इस यात्रा में कोई सुखद अनुभूति हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि घर पर लौटकर सबके सामने इसकी चर्चा जरूर करें। हमारी प्रशंसा के लिए नहीं, इसलिए कि इससे प्रेरणा लेकर के और अधिक से अधिक लोग इस क्रम में जुड़ें, आत्मकल्याण के मार्ग में जुड़ें। अभी भाई श्री संजीव जी ने आचार्य कुंद का परिचय दिया, बहुत सुंदर परिचय। हालांकि हम सभी कुंद आमनाय के हैं, परंतु कुंद के बारे में हम में से बहुत सारे लोग बहुत सी बातें नहीं जानते थे, हमें जानने को मिली। मैं कृतज्ञ हूं संजीव जी का कि जब उन्होंने
कुंद आचार्य की ऊंचाइयों की चर्चा की तो उन्हें तुलना करने के लिए मेरा नाम याद आया। हालांकि हम सभी की ऊंचाई लगभग एक जैसी है औसत। मुझे एक प्रसंग अनायास ही याद हो आया। एक बार किसी युवा साथी ने दीक्षा ली थी और उसका फोटो जैन अखबारों में छपा था। वो अखबार जब पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने पढ़ा और वो फोटो देखा तो उन्होंने प्रवचन में उसकी चर्चा, उसका उल्लेख इस रूप में किया था, आपना हुकमचंद जी से ना, हुकमचंद जी एमनो छोकरो परमात्मा प्रकाश एना जेवा रूपाड़ा छोकराए दीक्षा लई ली थी। जो लोग गुजराती जानते हैं उन्हें आनंद आ गया। हिंदी में कहें तो उन्होंने कहा था कि अपने पंडित हुकमचंद जी है ना, उनका बेटा परमात्मा प्रकाश जैसे सुंदर लड़के ने दीक्षा ले ली। तो एक गुरुदेव थे, जब उन्हें सुंदरता की उपमा देने की इच्छा हुई तो उन्हें मेरा ध्यान आया। और एक संजीव जी हैं, जब उन्हें कुंद की ऊंचाई की उपमा देने की इच्छा हुई तो उन्हें मेरा नाम याद आया। खैर ये बात तो प्रसंग से अलग हुई। यह वह भूमि है, संजीव जी ने बतलाया कि यहाँ का कण कण आचार्य कुंद के चरणों से पवित्र हुआ है। आचार्य कुंद के चरण पड़े तो इस भूमि का कण कण पवित्र हो गया। अब आज हम सब के चरण इस भूमि पर पड़े और मैं नहीं चाहता कि जैसे आचार्य कुंद के स्पर्श से यहां की मिट्टी उन जैसी हो गई, हमारे स्पर्श से भी यहां की मिट्टी हम जैसी हो जाए, हम सभी में आ जाए तो हमारी यह यात्रा सार्थक होगी। इस यात्रा की हिस्ट्री क्या है, क्या है, इसकी तैयारी कैसे हुई, इसमें आगे क्या क्या क्रम चलेगा, कैसी विशेष इसकी व्यवस्थाएं रहेंगी, ये सारी बातें हालांकि बहुत अरुचिकर हैं सुनने में। हमें लगेगा, हम सोच सकते हैं कि इन बातों में हमारा समय शायद खराब होगा, परंतु अपनी अनूठी शैली में बहुत ही रुचिपूर्ण ढंग से भाई शुद्धानंद प्रकाश जी अभी आपके सामने सारी व्यवस्थाएं और इसकी चर्चा करेंगे। सचमुच आप उसे एंजॉय करेंगे। ये जो आप इतने लोग यहां बैठे हैं ना, जगत में तो वो मुहावरा अच्छे अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता है, फिर भी मैं एक विशिष्ट अर्थ में उसका प्रयोग कर रहा हूं। आप सभी लोग जो यहां इस हॉल में बैठे हैं, दुनिया भर के छटे छटाए लोगों में से हैं, क्योंकि इस यात्रा का नाम ही इतना बड़ा है कि जैसे कि भाई संजीव जी ने कहा कि यात्रा की घोषणा हुई और 24 घंटे में यात्रा की बुकिंग पूरी हो गई। मैं संजीव जी की बात में संशोधन कर दूं, बुकिंग पूरी नहीं हो गई, बहुत ओवरलोड हो गई, बहुत बड़ी डिमांड थी। परंतु मैं आपको एक अंदर की बात बता दूं, हालांकि हमें अगली यात्राओं में उस बात से थोड़ी तकलीफ होगी। हमने पहले ही दिन सबको कंफर्म नहीं कर दिया, हमने भी अपना चुनाव किया और किन किन लोगों के साथ हमें ये यात्रा करनी है उन लोगों को हमने चुना है। और इसलिए आप जो यहां बैठे हैं उन गौरवशाली लोगों में हैं जिन्हें हमने बुद्धिपूर्वक इस यात्रा के लिए चुना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप सभी छठे छठाए लोगों में से हैं। इसमें कोई क्राइटेरिया हमारा ऐसा है कि सब बहुत जो जिन चीजों को दुनिया के लोग महत्व देते हैं हम उन्हें महत्व कम देते हैं। हमारा क्राइटेरिया ऐसा था कि जो लोग
आत्मकल्याण के मार्ग में लगें और आत्मकल्याण के तत्व प्रचार के मार्ग में सहायक हो सकें, उन लोगों को हमने इस यात्रा के लिए अपना सहभागी होने के लिए चुनाव किया और उसका प्रतिफल है कि आज हम सब लोग यहाँ पर हैं। ये आपने अन्य और यात्राएं भी की होंगी, यह यात्रा उससे बहुत अनूठी है। सिर्फ हम यात्राएं नहीं करते, प्रतिदिन आपको तत्व ज्ञान का प्रवचनों का लाभ भी मिलेगा और हालांकि समयाभाव से भरपूर, जैसे हमारे अन्य कार्यक्रमों में आपको दिन में 6-8 घंटे 10 घंटे तत्व ज्ञान का लाभ मिलता है, वैसा नहीं मिलेगा, घंटे 2 घंटे के लिए ही मिलेगा। आगामी यात्राओं में हम प्रयास करेंगे कि 5-6 दिन की यात्रा में कहीं 2 या 3 दिन एक स्थान पर रुक करके हम लघु शिविर भी साथ में रखें और उसमें आपको तत्व ज्ञान का भरपूर लाभ मिले। हमारी मर्यादाएं, एक समय हमें मर्यादित करता है, दूसरा स्थान की कमी, ठहरने की सुविधा की कमी, वो हमारा बोटल नेक है। सिर्फ 350 यात्री ही क्यों, 3500 क्यों नहीं, क्योंकि हम उन्हें ठहरने की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते हैं। इसलिए हम सिर्फ उतने ही लोगों को चुनते हैं जिन्हें हम ऐसी सुविधाएं दे सकें। और अब मैं अधिक समय आपके बीच न रहते हुए निवेदन करता हूं भाई सुधाकर प्रकाश जी से कि वे अपनी अनूठी शैली में आपको इस यात्रा के सभी फीचर से परिचित कराएं। और इसके साथ ही मैं हमारी टीम के उन सभी सदस्यों को जो आज से नहीं महीनों से आपकी ये यात्रा सफल हो, आनंदमय हो, उसकी सफलता के लिए दिन रात अथक प्रयत्न कर रहे हैं। पीयूष जी शास्त्री हैं, भूपेंद्र जी शास्त्री हैं, भाई विवेक जी हैं, अनेकांत जी हैं, जिन कुमार जी हैं, और किन किन के नाम लूं, जहां पर भी मैं रुक जाऊं उसके बाद भी बहुत लोग ठहर जाएंगे, इसलिए यहीं विराम लेना उचित है। जय दिल्ली। और अब अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा जो हमारी यात्रा के संघपति हैं उनके स्वागत के लिए, और उनके स्वागत के लिए मैं निवेदन करूंगा श्रीमान प्रकाश चंद जी भाई साहब कृपया आगे पधारें। और आदरणीय शशि जी, उनसे मेरा निवेदन कृपया वे इधर स्वागत के अवसर पर हमारे साथ यहाँ उपस्थित हो गए। यदि वे मेरी आवाज़ सुन रही हैं, उपस्थित हाँ बैठी हैं, मेरा निवेदन है कृपया आगे आए, हम सिर्फ आज ही स्वागत करेंगे। हाँ, कृपया आगे आए। और मैं आदरणीय श्रीमान सुशील कुमार जी साहब से और हमारे श्रीमान आज के अध्यक्ष महोदय अजित प्रसाद जी साहब से और श्रीमान अशोक जी भाई साहब से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे जो यात्रा के संघपति हैं उनका तिलक लगा करके, उनका माल्यार्पण करके और उनका साफा उठा करके स्वागत करें। मैं निवेदन करूंगा तिलक और माल्यार्पण करने के लिए श्रीमान अजित प्रसाद जी भाई साहब। और छोटी मम्मी से मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय शशि जी का तिलक लगाकर माल्यार्पण कर स्वागत करें। और श्रीमान गोजगा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे संघपति की जो जैकेट है, अशोक जी भाई साहब माल्यार्पण करेंगे। अशोक जी भाई साहब से मेरा निवेदन, माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें। हम सब तालियों के साथ इस अवसर पर उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अशोक जी भाई साहब माल्यार्पण कर उनका स्वागत कर रहे हैं। और मैं छोटे दादा से निवेदन करूंगा कि संघपति का साफा दादा पहनाने का कष्ट करें। अजीत जी भाई, श्रीमती सुशीला जी भाभी जी से मेरा निवेदन कि जो हमारी संघपति हैं और उनकी धर्मपत्नी का ये दुपट्टा उठा करके स्वागत करें।
यात्रा के संदर्भ में बाकी सारी जानकारियां और सारी व्यवस्था और सब बातों की चर्चा के लिए मैं बिना किसी विलंब के श्रीमान सुधाकर प्रकाश जी को यह माइक सौंपता हूँ। बोलिए आचार्य कुंद कुंद भगवान की। आपकी जयकारे में जोश चाहिए, क्योंकि हमने कल ही अपने सब लीडर्स को बोला है कि उनकी जिम्मेदारी अगर हमारे यात्रियों में जोश कम हुआ तो आपकी नहीं, हमारे लीडर्स की जिम्मेदारी है। तो अगर आप अपने लीडर को बचाना चाहते हैं कि उनको डांट ना पड़े, तो आपको बहुत उत्साह के साथ रहना पड़ेगा। बोले आचार्य कुंद कुंद भगवान की। ये बात हुई है। और ये यात्रा संघ पिछले 5-8 साल से हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले 4 बार लगातार किया और 8 साल से हम नहीं कर रहे हैं। उससे कोई ना कोई कारण थे और इतने बड़े कारण थे जिसकी वजह से हम कर नहीं पाए, लेकिन अब ऐसा शायद नहीं होगा, ऐसे मुमकिन करते हैं। मतलब ये तारीख किस बात की, नहीं करने के लिए या करने के लिए? बहुत दिन से सोच रहे थे कि तमिलनाडु में कुछ है या नहीं, कुछ है कि नहीं है, कुछ है कि नहीं है। तो ईमानदारी की बात है कि हम सबसे पहले पायलट करने आए जून में, जिसमें हमारे साथ जिन कुमार कहाँ थे? मार्च में? ओ मार्च में आए थे। अप्रैल मार्च के बीच में कैसे हो सकते हैं? मार्च हो गया, अप्रैल हो गया। हम मार्च में इसकी पायलट करने के लिए आए और यात्रा कब थी? अक्टूबर में। तो जिन कुमार, पीयूसी और विजय भाई नौलखा और हम 4 लोग इसलिए आए कि देखे तमिलनाडु में कुछ है या नहीं, क्योंकि पता ही नहीं था। लेकिन जब हम आए और भाई परिवार, हमारे पास एक ही व्यक्ति था, चेन्नई मतलब भाई फैमिली, बहुत दिन से संपर्क में नहीं था, लेकिन हमने तो कहा कि फोन कर खाना तो कहीं खाना ही है। तो हमने उनसे इतना तक कहा कि आप भोजन करने आ रहे हैं। तो वीरेंद्र भाई से बात हुई, भूपेंद्र भाई से बात हुई, और एक व्यक्ति हमारे ट्रस्टी सुकुमार जी आ नहीं पाए, जो शायद शाम को पहुंचेंगे, पारुल भाई से बात हुई। हम उनके घर रुके, हमने उनसे बातचीत की, उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें बताई, लेकिन संतुष्टि नहीं हुई। फिर देखें, एक एक जगह जाके देखें तो आप मानेंगे नहीं, हम कम से कम 4 दिन वहां रुके और एक एक जगह हमने जाके देखी, मंदिर कैसा है, जिनालय कैसा है, कितना पुराना है, कितना प्राचीन है, उसमें क्या है क्या नहीं है, हम कर सकते हैं कि नहीं, इन सब का डाटा तैयार किया। और बाद में चंडी बैठ के डिसाइड किया कि हमें यात्रा इस बार की तमिलनाडु की करनी चाहिए। और ये पक्की बात है, और मैं गौरव के साथ कह रहा हूं कि यात्रा आप हमारे बिना नहीं कर पाओगे। इसका सबसे बड़ा कारण यह कि इनको मंदिर ढूंढना मुश्किल, और ढूंढ लो तो समझाओ किसको, समझो किसकी। हमारे पास एक आदमी है, वो जिन कुमार किधर गया? ये हमारा वार्डन है। अब ये समझता है, तो हम इसको, अच्छा तकलीफ होती है, मैं किसी को जोर से बोलूं तो ये इतने प्यार से बोलता है, मैं किसी को प्यार से बोलूं तो ये जोर से बोलता है, तो वो तो समझ आ जाता है गड़बड़ हो रही है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक जगह जा जाके पूछ के सब चीजें ढूंढी, पता किया और निश्चय किया कि इस बार हम करें इस यात्रा को यहाँ की। हमने डिसाइड किया कि हम सिर्फ 228 लोगों को लेकर आएंगे, 228 लेकिन उसके बाद 228 लोगों को लेकर आएंगे, क्योंकि हमें एक ही तरीका होता है हमारे पास में कि जितनी मिनिमम कैपेसिटी रुकने की है हम उतने नंबर कर सकते हैं, मैक्सिमम पे नहीं। और तमिलनाडु में सिर्फ इस पोन्नूर के अलावा कोई और जगह नहीं है जहाँ पे हम आपको रुकने की व्यवस्था हम कर सकें और देख सकें, तो इसलिए हम पोन्नूर ही रुकेंगे रोज। 228 के हमने अरेंजमेंट किया, लेकिन इतना प्रेशर लोगों को आया 48 घंटे के अंदर कि हमने उनको मना करते करते, लेकिन हमने भी कमजोरी तो है, और कमजोरी है कि कुछ ऐसे लोगों के फोन आ जाते जिनको मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ये सामाजिक यात्रा अकेली यात्रा तो ना शुरू होती है ना खत्म होती है, क्योंकि उसके बाद हमें उनसे काम है और उनको हमसे काम है। अजीत जी भाई साहब का फोन आ जाए कि मेरे 2 आदमी और आ गए, तो उनसे क्या कहूँ मैं, नहीं हो सकता सुरेश जी पार्टी का आ जाए, समझी की बात नहीं है, मना कैसे करें। तो फिर जो परमानंद जी कह रहे थे कि हमने छाटे रोके, अनिल जी का फोन आ गया, पुलिस में एसपी हैं, अब भले ही आज तक जिंदगी में कोई काम पड़ा नहीं और भगवान ना करे कि पड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे आना है, तो मैं कैसे कहूँ कि आप नहीं आ सकते। कोई ये नहीं समझता अशोक जी की जगह नहीं है, लोग समझते हैं कि बड़े आदमी बन गए। तो फिर हमने कहा कि जिनको एक बार दोबारा जाओ,
फिर दोबारा जिन कुमार यहाँ आया, फिर हमने ऐसी जगह रुकने की एक्सप्लोर करी जो वास्तव में आसपास के लोगों को नहीं पता। मैं सच कह रहा हूँ आपको कि हम भाग्यशाली हैं कि ये जो प्राचीन मंदिर है, जो मठ है, यहाँ इन्होंने 28 कमरे 23 कमरे यहाँ एसी बना दिए, हमें व्यवस्था हो गई। जो हमारा मंदिर है सिमंदर स्वामी मंदिर जो आनंद भाई ने बनाया, वहां कुछ व्यवस्था हो गई। उसके बाद हमने 2 जगह और करी जो आनंद भाई ने, हमने उनसे निवेदन किया, वो उनका एक प्राइवेट संकुल है जहाँ वो क्लासेस चलाते हैं, 10 कमरे हैं, और हमने वो किसी को देते नहीं है। हमने उनसे स्पेशल निवेदन किया कि हमारी मजबूरी है, गले में फंस गई है, आपको ही देना पड़ेगा। हमने कहा ले लो। फिर उसका नियम ये है कि पत्नियां लेडीज एक तरफ रुकती हैं और जेंट्स एक तरफ रुकते हैं, ये विराट जानता है, और लेडीज घर नहीं रुकती हैं दूसरे वाले में। हमने कहा वो आफत हो गई कि मतलब हम कैसे यात्रा में समझाएंगे महावीर कि तुम्हें रुकोगे, तुम्हारी पत्नी वहां रुकेगी। तो पीयूष से कहा कि हेतु भाई से बात करो कि साहब हम तो सबको अलॉट कर चुके और पति पत्नी और परिवार एक साथ रहेगा, अब आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। लेकिन उन्होंने बहुत सरल हृदय से एक ही फॉर्म में कह दिया कि आपको जैसे उपयोग करना है कर लो, क्योंकि सब हमारे यात्री हैं और दर्शन करने के लिए आए हैं। 2 जगह और यहाँ से 7 किलोमीटर दूर जहाँ कल लाइट की समस्या हो गई थी, और वीकेसी और एक मठ और जो जैनेन्द्र समाज का है वो हमने कुछ व्यवस्था करी। एक व्यवस्था और की थी, वो आदमी खराब निकला और वो हमारे पैसे भी खा गया और जगह भी नहीं थी। मतलब ये सब क्यों सुना रहा हूँ आपको? इसलिए सुना रहा हूँ कि ये सब आसान नहीं है, इसलिए मुझे आपको ज्ञान कराना जरूरी है। परमात्मा जी कह दी बराती हैं, बिल्कुल निश्चित तौर पर बराती हैं, और मुझे बिल्कुल महसूस होता है कि आप बराती जैसी हमें आपको स्वागत करना है, पर आपसे निवेदन है कि आप बराती जैसे रहना मत। हम तो आपका स्वागत बिल्कुल बरातियों जैसा ही करेंगे, पर आप बराती जैसे मत रहना, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने ये लिखा है और दादा ने कई बार क्वेश्चन में कही है कि जब बराती हो जाते हैं तो उनमें कुछ छात्र तो पैदा हो जाते हैं। तो माफ करना, अगर छात्र तो आप में पैदा हो गए तो हमारी मुश्किल हो जाएगी, और मुश्किल ही नहीं हो जाएगी। सच में बताता हूँ आपको, जितने हमारे लीडर्स हैं, जिन कुमार हमारे वार्डन, हमारा वार्डन ये क्या जी हैं, ये सब लोग 24 घंटे एक टांग पे अंगूठे के पैर पर के काम करते हैं, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। सोते नहीं है, खाते नहीं है, और 6 महीने रुपए मिलते हैं। ये रुपए मतलब इसको एक एक यात्री का नाम पता, उसकी उम्र, कहाँ ठहरा हुआ है, उसका स्थायी पता क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, वो याद है। इतना काम उसने किया है इसको। इसके लिए कुछ नहीं मिलता है एक्स्ट्रा। और अगर ये छात्र तत्व अगर किसी में पैदा हो गए तो संकट ये नहीं है कि क्या होगा, संकट ये कि यात्रा करने का हमारे विकल्प खत्म हो जाएंगे। मैं समझा पाया आपकी बात करी? तो ये यात्रा ऐसा नहीं है मैनेजमेंट टीम कोई और है और यात्री कोई और है, हम सब एक हैं। आप भी मैनेजमेंट टीम का हिस्सा और हम भी यात्रा के हिस्सा हैं, और पूरी कोशिश हम कर रहे हैं कि आपकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखें। लेकिन ऐसी कुछ क्लेमिटीज हो जाती हैं। कल शाम की बात है, बहुत बढ़िया चल रहा था, सब कुछ ठीक था, और वीकेसी में जो पास में जगह जहाँ कलकत्ता वाले रुके हैं, और वहां की जो सरकारी लाइट का ट्रांसफार्मर फट गया। अब वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हमने फिर थोड़ी समझदारी की कि जितने लोग यहाँ थे उनसे कहा आप यहाँ रुको, मंदिर के दर्शन करो, थोड़ा सा भक्ति भाव करो। जो कलकत्ता की बस आ रही थी, जो लोग वहां थे, ड्राइवर को बोला तुम थोड़ी स्लो चलाओ, क्योंकि वो जितने जल्दी हम व्यवस्था कर पाए। मतलब 3 चीजें एक साथ करनी पड़ी। यहाँ पे सर्वज्ञ का दोस्त अनुराग, जिसके दादाजी यहाँ पर सांसद थे, इसको बोला रात को 11 बजे के यहाँ के एमएलए का नंबर दो। एमएलए का नंबर दिया। हमारा एक उदयपुर का हमारा स्नातक राजनेता भाभी एमएलए जिनेंद्र, हमने कहा तेरी शक्ल भी ऐसी लगती है जैसे तमिलनाडु का हो, तो तुम जाओ और यहाँ के एमएलए से बात करो। लेकिन वो क्या करे, समस्या ये है कि वो ये समझा नहीं, उसकी वो उसकी समझा नहीं। तो एक ड्राइवर को दिया जो हिंदी समझता था, तो पूरे रास्ते पर ये ड्राइवर को समझाए, ड्राइवर एमएलए को समझाए, एमएलए अपने आदमी को समझाए, और जाके 2 घंटे बाद वो लाइट चालू हो पाई, साथ में जनरेटर चालू हो पाया। लेकिन अगेन हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, कुछ कोशिश करनी पड़ती है। फिर रात को समस्या आ गई कि अब वो एसी नहीं चल रहा, अब रात को 2 बजे एसी नहीं चल रहा किसी का, तो अब
मतलब हम करें क्या? मैं पूछता हूँ उनसे कि हम क्या करें, तुम्हें बता दो। अगर जो वही ऐसे नहीं चल रहा तो रूपेन को भेज दो, तो रूपेन क्या करेगा? रूपेन इज नॉट एसी मैकेनिक, क्या करें समझ में नहीं आता है। मुझे कहते हैं भाई सुबह देखेंगे, सुबह करेंगे। अब मेरी हालत क्या हुई है, रात को एसी बंद करो तो गर्मी लगती है, चालू करो ठंड लगती है, क्योंकि रिमोट काम नहीं करता। अब मैं किसको बोलूँ? एक्चुअली तकलीफ क्या है कि ये सब जगह ऐसी है जहाँ पे ये कोई 5 स्टार होटल नहीं है, और यहाँ पे लोग वर्षों में एक आध बार आते हैं, तो इन्हें भी एसी ढूंढने पड़ते हैं रिमोट। और ये पहली बार एक धर्मशाला जो बनी है, गेस्ट हाउस, सॉरी धर्मशाला नहीं, जिसमें ये पुष्पनंद वाली, पहली बार इसमें लोग उनके वो आप लोग थे और फुल भरी है। अब उनको नहीं पता कि एसी होता कहां से ऑन कहां से ऑफ, और उसका स्विच बाथरूम में आधे काम करता है, आधे तो इसलिए ऐसे निकले कि ऐसे नहीं चल रहा, ऐसे नहीं चल रहा। हमारे लोग तो स्विच बाथरूम में था, मुझे पता नहीं था, गीजर के बगल में। तो अब हमारे हाथ में नहीं है, हम मतलब बेस्ट अवेलेबल अरेंजमेंट हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर कुछ बियॉन्ड कंट्रोल होती है, तो उसके माफी मैं अभी से मांग लेता हूं। और आप समझ जाना कि अगर हम आपसे कह रहे हैं कि देखते हैं करते हैं, इसका मतलब कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जो हो सकता था वो हम कर चुके, जो हो सकता था हमने कर लिया। अब हमारे हाथ, अब संकट है, कमरे में लोग ज्यादा है, कमरे की कैपेसिटी है मैक्सिमम यूटिलाइज कर लो तो 4, अब फिर सब एक बच्चे ही है बस, ठीक है भैया बैठा देना अपने बच्चों को। जब यहाँ आ जाते हैं तो बच्चों को पूरी जगह चाहिए, अरे भैया पूरी जगह तुम 4 भी एडजस्ट करनी पड़ेगी ना, अब 5 भी कहां से लाए, एडजस्ट नहीं कर सकते, जगह नहीं हमारे पास। तो ये कुछ संकट ऐसे हैं। तो मैंने कल रात में विचार किया, अभी टीम से भी बात नहीं की, अगली बार अगर यात्रा करेंगे तो दिसंबर में ही करेंगे, जिससे एसी का घंटा तो खत्म हो जाए, एसी का बड़ा खत्म हो जाए, तो दिसंबर में करें तो इससे हम बच सकते हैं। और इस बार एक बहुत अच्छी बात तो यह है कि आपके पास में, सबके पास में इंग्लिश WC है, बैठने वाली नहीं है, पॉट जो है लेट्रिन के पॉट वो सब इंग्लिश स्टाइल के हैं। नहीं तो हमको पिछली यात्रा में तो अशोक जी हमने 10 कुर्सियां रखी थी बीच में गड्ढे वाली, तो जो इंडियन होंगे उनके ऊपर ये कुर्सी रखेंगे जिससे उनको वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए। तो वो संकट से इस बार बच गए, और वो संकट हमारे बीच में नहीं है। और बहुत सारी चीजें आपके सहयोग से होती रही हैं और होती जाएंगी, पर कुछ सहयोग आपका भी हमें चाहिए। हम सबसे पहले आपको मिलने वाला है एक वेलकम किट, और मैं चाहता हूँ एक वेलकम किट का बैग। हमें पता था कि हमको बिछाने की चद्दर, ओढ़ने की चद्दर और पिलो कवर हमें अपने चाहिए होते हैं, और इसलिए कल आपको वो बिल्कुल नए फ्रेश ब्रांड न्यू बिछाने की चादर, ओढ़ने की चादर और पिलो कवर मिल गए होंगे। अगर नहीं मिले तो आप अपने बस लीडर को बोलिए, वो आपको अरेंज करेंगे। बस लीडर का मतलब ये है कि हर बस में हमारे पास एक लीडर है। लीडर का मतलब है हमारा विद्यार्थी विद्वान है, कुछ तो उसमें स्नातक विद्वान है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि वो हमारे सर्वेंट नहीं है, वो हमारे सर्वर हैं, वो हमारे सहयोगी हैं, वो प्रवचनकार हैं, वो तत्ववेत्ता हैं, उन्हें सब वो शास्त्रीय विद्वान बनने वाले एक आध साल में, ये आपके सहयोग से लिए हैं। और जिसके लीडर है, एक बार सर्वे में आता हूं, तो बस लीडर है, लीडर आता ये सब बस लीडर हैं और आपके सहयोग के लिए हैं। ये आपके पूरे बस के इंचार्ज होंगे। और संपत्ति महोदय से निवेदन करूंगा हमारे बस लीडर का स्वागत करें एक पद डाल के। तो ये तो हमारे बस लीडर हैं। ये एक लीडर एक बस का इंचार्ज होगा जो सारी जिम्मेदारी और सारा आपका ख्याल रखेगा। आपके प्रवचन भी करेगा, बस में भक्ति भी करेंगे, हमारी ये पूजन भी करेंगे, आपको गेम भी खिलाएंगे, कुछ भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। मल्टीपर्पज आइटम है हमारे है। सॉरी ये हर मंच की दवा है, मतलब आपके पास किसी भी मंच के लिए वन कॉल कॉन्टेक्ट है, वन विंडो कॉन्टेक्ट। आपका बस लीडर, बस आपको किसी और से कॉन्टेक्ट नहीं करना है।
और ये सुनिए, ये आपके मतलब आपको अगर बस में बाथरूम आ रही है और आप ड्राइवर से कहोगे तो एक तो वो समझेगा नहीं, और दूसरा वो समझ जाएगा तो उसके पास इंस्ट्रक्शंस है कि उसको समझना नहीं है, उसे सुनना है सिर्फ एक आदमी की जो बस का लीडर है। आपको बाथरूम आ रही है, बस लीडर को बोलिए। आपको उल्टी आ रही है, बस लीडर को बोलिए। आपको सोने की इच्छा हो रही है, बस लीडर को बोलिए। आपको नींद आने की इच्छा है, बस लीडर को बोलिए। तो आप उनको बस लीडर को आप हर चीज आप बस लीडर को बोलेंगे, आपके इंचार्ज रहेंगे, और आपको इनकी शक्ल देखनी है। ये कह रहे हैं चलिए हमारा समय हो गया तो आपको चल देना है, ये कहेंगे रुक जाएंगे तो आपको रुक जाना है। तो एक बस लीडर के पास तो सारी अरेंजमेंट है। आपके पास अगर वो चादर नहीं मिली तो आप बस लीडर को बोलिए, ये आपका अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है। और आ जाओ भैया, थैंक यू वेरी मच। और ये वास्तव में हम ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, ये लोग अनबिलीवेबल मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि इनकी बहुत सारी ट्रेनिंग हुई है, इनके पास बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं, और आप देखेंगे आपको बहुत आनंद आएगा जब आप इनके साथ ट्रेवल करेंगे, आपके संबंध बहुत अच्छे बन जाएंगे। इनके पास में एक परफॉर्मा है, वो परफॉर्मा है बेस्ट यात्री। इनके पास में परफॉर्मा है, और वो परफॉर्मा सर्वज्ञ ने तैयार किया है, और सारी इसमें समझदारी लगाते हुए लिखा है कि बेस्ट यात्री अवार्ड हम देंगे समापन के दिन। तो आपको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखानी है अपने लीडर के सामने, हर बस में एक। और बेस्ट लीडर अवार्ड की है, तो आपके सामने लीडर भी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, क्योंकि आप फिलअप करेंगे, उसके हिसाब से इनको अवार्ड मिलेगा लास्ट में। फिर वैसा वर्षा है। इस बस में हम एक अभी आपको जैसे बस में बैठेंगे तो आपको एक किट मिलेगा। तो मैं दादा से निवेदन करूंगा कि इस किट का ये उद्घाटन कराएं ड्यूटी, और संगपति महोदय साथ में खड़े हो। और केला जी छावड़ा कहाँ है? केला छावड़ा आ जाए, और अजित जी साहब भी खड़े हो जाए हैं, आऊंगा तो तमिलनाडु का है। इस किट में क्या क्या सामान है, और ये जो किट है ये बहुत खूबसूरत सा किट है, और इस किट के हमारे सौजन्य है श्रीमान कैलाश जी छाबड़ा, राव सिद्धार्थ श्रेणी एवं समझ छाबड़ा परिवार मुंबई। और इस किट में जो सामान है वो मैं आपको दिखा दूं। एक हमारी एक बुकलेट है, ये बुकलेट आपको इस किट में मिलेगी। इस बुकलेट में आपका पूरा परिचय है, अखिल भारतीय युवा परिषद परिचय, संगमति परिवार, फिर हमारे 2 विज्ञापन हैं, हम क्यों कह रहे हैं, और इस हर किट में, इस बुकलेट में हर क्षेत्र का परिचय है, उसका इतिहास है। तो आप जब जहाँ जाएंगे वहां का परिचय इसमें पढ़ लेंगे तो आपको ख्याल आ जाएगा कि इसमें क्या क्या है। देव स्तुति है, और सारे कार्यक्रम भी इसमें लास्ट में है, और नोट बनाने के लिए जगह भी है कि आप इसमें क्या नोट लिख सकते हैं, बना सकते हैं। पूजन पाठ सब कुछ इस किट में, इस डायरी में है। एक लेटर है, जो लेटर आपके पास पहुंचा होगा, ये लेटर आपको किट में मिलेगा, जिसमें आपकी सारी जानकारी और सारी इंफॉर्मेशन आपके पास है, और फीडबैक सीट भी इसमें है, जिससे आपको पहले दिन मिल जाएगी और भरनी अंतिम दिन है। तो आप जो इसमें लिखेंगे, अगर एक जगह कम पड़ जाए तो पीछे लिख दीजिए या कोई दूसरा कागज लगा लीजिए। हम इस यात्रा के बाद में जैन पथ दर्शक का एक विशेषांक निकालते हैं, और आपकी जो इसमें बढ़िया फीडबैक होंगे उन्हें हम जैन पथ में आपके नाम से छापेंगे, और जो खराब होंगे हम उसे अपने पास रख लेंगे अगली बार सुधारने के लिए, जिससे हम सुधार सकें अपने आप को। और ये पत्र साथ में है, इसमें एक पूजन का बटुआ, इसमें सूखी सामग्री है, जिसमें आप जब दर्शन करने जाएंगे तो आप इस सामग्री को काम में ले सकते हैं। इसमें बादाम भी है, चावल भी, बाकी सब कुछ है। मैं इसको और
सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें रेनकोट, जो सबसे लास्ट मोमेंट पे ऐड की गई, क्योंकि यहाँ के वेदर का कोई भरोसा नहीं है। कल हम थे तो 3 बार तो ऐसी सड़ी सी उमस हुई और 3 बार बहुत तेज बारिश हुई। तो उसके लिए आपको ये है रेनकोट, जिसको आप पहन सकते हैं। तो भैया कोई मदद करो जरा। और ये सिर्फ 5 दिन काम आएगा, 5 दिन के बाद ये फट जाएगा। और शर्त यह है कि इसे रात को पहन के कोई ना निकले, दिन में ही पहने इसको। फिर आपके किट के अंदर है, आपके पास में इस किट में धूप से बचने के लिए कैप है, जिससे आपको धूप ना लगे। हमें इतना प्रिंट कराना था बीता आता संघ, लेकिन किसी कंफ्यूजन की वजह से वो छप नहीं पाया। तो अच्छी बात है कि आप यात्रा के बाद इसे काम में ले सकते हैं। और ये है इस किट में मुखवास, क्योंकि आपको कभी मुंह खराब हुआ अच्छा नहीं लगा तो ये नमकीन मुखवास, ये मीठी मुखवास, ये टॉफी और एक और मुखवास। हाँ, और ये मीठा आंवला मोदी जी, और ये भी कुछ और है। और एक डायरी में लिखने के लिए आपके पास पेन, जिससे आप लिख सकते हैं। 24 तीर्थंकर विधान, जो दादा ने भी नया विधान लिखा है, वो 24 तीर्थंकर विधान भी इसमें है, जिसे आप बस में कर सकते हैं। और ये किताब वासणवेद था, ये किताब भी आपके स्वाध्याय के लिए इस किट में है। और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पानी की थैली। जहां आप रुक रहे हैं वहां पर पानी की थैली लगा सकते हैं और आप काम में ले सकते हैं। और अगर कम पड़ जाए तो आपके पास हर मर्ज की दवा 1 विंडो कॉन्टेक्ट लीडर, उससे आप ले लें। और एक कीरिंग और है जो देवांग की तरफ से है। और पानी का अरेंजमेंट ये है कि आपके हर बस में पानी की बोतल है, हम रखेंगे। पानी की मिनरल वाटर आपके पास हर बस में है। और वो लोडर जो होगा, हर बस में एक लीडर होगा और एक लोडर होगा। लोडर होगा वो जो टी-शर्ट चना होगा लाल रंग की, आगे बेटा शक्ल दिखा दे। हर बस में ये नहीं होगा, पर हर बस में ऐसे एक होंगे। और जो आपकी सेवा के लिए होंगे, कोई आपको जरूरत पड़ती तो उसको हेल्प करेंगे। और इनके पास पानी का, मिनरल वाटर का एक कार्टन है, और वो हमने रखा है। वो जो राशि है ना, वो बहुत बड़ी नहीं है और उससे हम बहुत सारा पैसा कलेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम ये मानते हैं कि थोड़ा सा पैसा रख लो तो उसकी लोग केयर करते हैं, वरना उससे मुंह धोएंगे। तो मुंह ना धोएं उस पानी से और हाथ ना धोएं। इसलिए एक बोतल की कीमत सब्सिडाइज करके सिर्फ 10 रुपए रखी है। 1 लीटर की बोतल 10 रुपए, आप 10 रुपए दें लोडर को, वो आपको 1 बोतल दे देगा। अगर आप बोतल मांगेंगे तो आपको मना नहीं करेगा, अगर पैसे नहीं देंगे तो भी, लेकिन वो पैसे लोडर की जेब से कट जाएंगे। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। और आप उससे कितनी भी बोतल ले सकते हैं जितनी आपको आवश्यकता है। तो पानी का अरेंजमेंट हो गया। अगर आपको उल्टी आ रही है तो अभी इसकी विंडो तो खुलती नहीं है, ये सब मछली जो बोलो बसेस हैं, तो लोडर के पास एक वॉमिटिंग बैग है। तो अगर आपको किसी उल्टी आ रही है तो आप उसे मांग लीजिए, तो वो वॉमिटिंग बैग जो एयरलाइन में होते हैं उस तरह के आपको मिल जाएंगे। और हमारे पास में डॉक्टर साहब की सुविधा है। डॉक्टर साहब कहाँ हैं? ये डॉक्टर गुलाब जी हैं, जो आप पीछे भी देख लीजिए। ये डॉक्टर साहब हैं और ये हर यात्रा में हमारा सहयोग करते हैं। हम हर यात्रा में कोशिश करते हैं कि इनकी जरूरत ना पड़े और लोग इनकी सेवाएं ना लें, लेकिन फिर भी जरूरत तो पड़ी जाती है। डॉक्टर गुलाब चंद जी जैन है, जो सिद्धार्थ हमारा है द्रोणगिरी में, उसके ट्रस्टी हैं और बहुत सेवा भागी हैं। उनके पास सारी दवाइयां हैं, सब कुछ है। अगर आपको जरूरत है, ये बस नंबर किसमें? 1 नंबर बस में है। आप फिर अपने लीडर को बोलिए, वो उनको कॉन्टेक्ट करिए। लीडर के पास सारा डेटा, सारी इंफॉर्मेशन है। और एक छोटा मेडिकल किट जो ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत, जिनके लिए प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है, आप काउंटर से ले सकते हो। वो हमारे बस के लीडर के पास भी हैं, तो अगर आपको जरूरत हो तो आप उनसे भी ले सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।
ये पक्की बात है कि हमें कम्युनिकेशन करना है, हर चीज हमें आपको बतानी है। तो जो आपका व्हाट्सएप आपके पास आ रहे होंगे, हर समय पे आपको मिल रहे हैं, हमारी टीम उनको तैयार कर रही है, आपको पहुंच जाते हैं। आज सुबह भी आपको आज के दिन का कार्यक्रम मिल गया होगा। जो भी इंफॉर्मेशन होगी हम आपको व्हाट्सएप पे देंगे। मैं ये चाहता हूँ कि व्हाट्सएप में फीचर होता है पिन करके, तो आप 3 अकाउंट को पिन कर सकते हो। पिन का मतलब होता है वो ऊपर टॉप पे रहेंगे। तो एटलीस्ट जिस नंबर से मैसेज आपके पास आ रहा है उसको पिन कर लीजिए, लेफ्ट से साइड करिए, पिन करिए, तो ऊपर टॉप पे रहेगा। कोई भी इंफॉर्मेशन उस पर आएगी तो आपको तुरंत मिल जाएगी। अगर अब तक नहीं मिल रही है तो आप भूपेंद्र को बताइए, आपका नंबर ऐड कर लीजिए, आपका नंबर दे दीजिए तो आपको नंबर मिल जाएंगे। कुछ ऐसी समस्या आ रही है कि पत्नी कहती कि हमें खबर नहीं मिल रही, तो 2 रास्ते हैं, या तो पति पत्नी के कम्युनिकेशन को बढ़ा लें, और यह दूसरा रास्ता है कि पत्नी भी अपना नंबर हमें नोट करा लें। पर ये तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपके जितने भी सदस्य हैं साथ में, उन सबके आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दें या फॉरवर्ड कर दें। अगर आपको दिक्कत है तो हमें दे दें, हम उनको नंबर दे देंगे। सच्चाई में ये है कि हम आपको बहुत संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब एक्सपेक्टेशन है। हमारी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी हम आपको खुश कर पाए ये बहुत मुश्किल होगा। लेकिन हमारी इसमें कोई कमी नहीं होगी कि हम आपको कोई सुविधा में कमी रखें। जो नहीं हो पा रही है समझिए, हम इग्नोर नहीं कर रहे हैं उसे, वो हमारे बियॉन्ड कंट्रोल है। आपसे निवेदन है कि अगर कोई तकलीफ है तो आप हमारी जानकारी में जरूर दे दें, जिससे हमारे वो कंट्रोल में होगी, जरूर से ठीक करेंगे। रोज रात को 10 बजे से 11 बजे के बीच में हमारे लीडर्स की मीटिंग होती है, होगी। जो दिन भर का अपडेट होगा, जो भी उसमें प्लस माइनस होगा, हम उसे करेंगे। आपको परेशानी बिल्कुल नहीं आने देंगे। बस हमें आपके सहयोग की जरूरत है, और 2 सहयोग मुझे आपसे चाहिए। पहला ये कि आप समय का ध्यान रखें। अगर समय का आपने ध्यान नहीं रखा तो हमें यात्रा कर ही नहीं पाएंगे। देखो, खत्म तो 21 को होनी ही है। अगर आपने समय का ध्यान नहीं रखा तो हम तो 2-4 चीजें स्किप कर देंगे, और अगर वो 2-4 चीजें स्किप हो गई तो हम सबका नुकसान होगा, क्योंकि खत्म तो 21 को होना, सबका रिजर्वेशन है, सबकी टिकटें हैं, सबको जाना है। तो जो समय लिखा हुआ है हम समय को फॉलो करेंगे। हमने बहुत मार्जिन के साथ टाइम डाला है। अगर हमने टाइम को फॉलो कर लिया तो हम जीत जाएंगे। पर इसमें एक ही संकट होता है। मान लो मैं उदाहरण ले रहा हूँ, देवांग खड़ा है और देवांग को लग रहा है मैं लेट हो रहा हूँ, लेकिन संजय सेठी खाना खा रहा है। तो देवांग को लगता है तो संजय जी खा रहे हैं, और संजय जी इसलिए खा रहे हैं क्योंकि देवांग खा रहा है, और दोनों की बसें लेट हो गई। तो उदाहरण मैंने इसलिए दिया क्योंकि अभी किसी ने खाना खाया नहीं है। आप किसी और को मत देखिए, आप सिर्फ अपने आप को देखिए कि आपका टाइम हो गया, आपने भोजन किया नहीं किया। हमारा संकट क्या है, अरे अभी तो नाश्ता चल रहा है, तो प्रवचन में पहुंच जाएंगे बाद में। नाश्ता नहीं, प्रवचन शुरू हो चुका, नाश्ता चल रहा है, किसी और के लिए पता नहीं। तो हम अगर एक दूसरे को देखते रहेंगे तो कभी भी कुछ नहीं होगा। ये तो कभी हम समय में पहुंच ही नहीं पाएंगे किसी भी जगह। और मैं माफी मांगते हुए आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति लेट हुआ, मैं निवेदन पूर्वक आपसे कह रहा हूं, अगर कोई लेट हुआ तो हम एक व्यक्ति के लिए 40 लोगों को इंतजार नहीं करा पाएंगे। हमें बस को रवाना करना होगा, और आपको फिर अपने साधन से पीछे से आना होगा। वो साधन आप हमसे नहीं मांगना, क्योंकि वो साधन आपने हमसे मांगा, एक तो हमारे पास है नहीं, और दूसरा हमने साधन दे दिया, तो अगली बार टाइम में कैसे आओगे। तो इसलिए मेरा निवेदन है, नहीं चाहते हुए भी आपको छोड़ना पड़ सकता है अगर आपने टाइम का ध्यान नहीं रखा तो। पड़ोसी को मत देखिए, ये रुक गया इसलिए मैं रुक गया हूं। आप आइए, बस बाथरूम जहां रुके हैं वहां आप यूज कर लीजिए। फिर भी किसी को बहुत ज्यादा प्रेशर है तो हम एक बस रोकेंगे। हमारी बस वालों को इंस्ट्रक्शन है कि अगर एक बस रुकेगी तो उसके पीछे वाली बस सब अपने आप रुक जाएंगी। पता नहीं कौन सी इमरजेंसी आ गई है। हम प्रदेश में हैं, हमें लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखना है, हमें उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। अगर एक बस किसी वजह से रुकी तो उसके पीछे की सारी बसें बाय डिफॉल्ट रुक जाएंगी, अनटिल अनलेस अगर लीडर बाहर उतर के इशारा नहीं करता है कि आप निकलो, हमसे बाथरूम करने रुके हैं, तो बस निकलेगी वरना सब रुक जाएंगी। तो ये मिस्टेक मत करिए। अगर आपको बाथरूम के लिए रुकना है तो आप रुकिए, लीडर को बोलिए, तो बस लीडर उतरेगा बाहर, बाकी लोगों को, बाकी बसों को आगे रवाना कर देगा। लेकिन बार बार ना करें, एक बार कोई और, एक बार कोई और, एक बार कोई और। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो ठीक रहेगा, क्योंकि बस लीडर के पास ये इंस्ट्रक्शन है कि आपकी किसी बात को डिसफॉलो नहीं करेंगे। आप 10 बार बोलेंगे, 10 बार वो रोकेंगे, लेकिन आपकी बस पीछे रह जाएगी और फिर आपको रुक नहीं मिलेगा। ये बहुत संकट है। यहाँ पे वो जगह बहुत छोटी छोटी है, हाईवे है, वो रास्ता आपको पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत साइंटिफिक तरीके से हमने सिस्टम डेवलप
दिया है पहले कौन सी गाड़ी, बाद में कौन सी गाड़ी, किसके पीछे कौन, कब कौन रुकेगा, कब कौन आगे जाएगा। वो पायलट कार है जो 3 पायलट कार है। एक पायलट कार जो आपकी भोजन का इंतजाम करेगी, भोजन की 2 टीम है, एक नाश्ते का इंतजाम करेगी, वो शाम के खाने का करेगी, जो दोपहर का इंतजाम करेगी खाने का, वो अगले सुबह के नाश्ते का करेगी। क्योंकि आप जैसी बस से उतरेंगे आपको बरातियों की तरह वो फिर टेबल पर खाना मिलना चाहिए। तो वो तभी मिलेगा जब आप, अगर आप लेट हो गए तो खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी पहुंच गए तो खाना तैयार नहीं होगा। और अगर वो एक ही हमारी टीम होगी खाने की, तो आप जब खा चुकेंगे तब वो समेटेंगे, और जब दूसरी जगह आप पहुंचेंगे तब तक वो खाना बनाना होगा, कैसे बनाएंगे। तो 2 टीम लगातार एक साथ काम कर रही होगी। और विजय भाई जो हमारे इवेंट को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, विजय भाई और दीपा बहन है क्या, दीपा बहन भी है। एक दीपा बहन हमारे भोजन में आप लोगों का शेयर करने की ध्यान रखेंगी। विजय भाई बाकी सारे इवेंट को और खाने का ध्यान रख रहे हैं। ही इज इवेंट ऑर्गेनाइजर, इवेंट कोऑर्डिनेटर। ये अहमदाबाद रहते हैं, हमने अहमदाबाद से को बुलाया है। जो आपका महाराज है खाना बनाने वाला, वो मुंबई से आया है, हम सब लोग जयपुर से आए हैं और आप सब लोग पूरे हिंदुस्तान से। और पायलट के लिए एक पायलट है जो जैसे जो रूट है वहां पहुंचना, मंदिर भी नहीं खुलते अभी, एक संकट है। सब लिस्ट हमारे पास है, डाटा है, मंत्री सेक्रेटरी सबके नाम है, पर मंत्री सेक्रेटरी भी आप देखोगे तो आपको लगेगा अभी खेतों में, मंत्री जी कहाँ है, खेतों में है। स्थिति बहुत डिफरेंट है। और उनको भी पता नहीं हम कौन से जैन हैं। क्यों? क्योंकि उनको इतना पता है कि ये मंदिर है, जैन मंदिर है, और हम जैन ही, और हमारी जिम्मेदारी इसको ध्यान रखने की है। ये कंडीशन है। और वो खेतों में से आते हैं, तो वो खेतों में टाइम पे आ जाए, तो उसके लिए एक पायलट कार आपसे आधा घंटे पहले वहां पहुंचेगी, मंदिर खुलवाएगी, इंतजाम करेगी। अगर कुछ फूल पत्ती वगैरह हैं तो उनको भी वहां से हटाने का इंतजाम करेंगे। और जैसे ही आप पहुंचेंगे वैसे ही वो पायलट टीम नेक्स्ट डेस्टिनेशन में पहुंच जाएगी। हमारी पहली पायलट टीम में कौन कौन लोग हैं? विजय भाई और वो टीम पहली में कौन है? सर्वज्ञ। पहली टीम में सर्वज्ञ, रूपेंद्र, दिल कुमार, अनेकांत। पहली पायलट टीम के लोग हैं। दूसरी पायलट टीम में मैं, परमात्मा जी रहेंगे, पीयूष और सतीश का है, एक सतीश और है, वो दूसरी पायलट टीम में है। और तीसरी पायलट टीम में ये हमारी फूडिंग की टीम रहेगी, वो रहेगी। उनके पास 2 ट्रक अलग हैं जो फूड की टीम है, खाने की टीम है, क्योंकि उनको भी ऐसे मूव करना है। मतलब हम युद्ध स्तर की तैयारी पर हैं और युद्ध की शुरुआत कर रहे हैं अभी से 15 मिनट बाद। तो सैनिक अकेले हम नहीं हैं, आप भी हो, क्योंकि आपके बिना ये युद्ध पूरा नहीं होगा। जो हमें दर्शन का युद्ध करना है, इस भूमि को एक्सप्लोर करना है, एक तीर्थ क्षेत्र पे हमें जाना है और हमें वहां पहुंचना है। फिर कोई बात और? हाँ, आई कार्ड। ये जो आई कार्ड है ना, ये आपके लिए कंपलसरी आइटम है, आधार से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पहचान नहीं पाएगा आपको अगर आई कार्ड नहीं है तो। क्योंकि आप यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर 61 है। हमारे ऑल डाटा इस रजिस्ट्रेशन नंबर से चल रहे हैं। आपने बोला 61, तो सारा 61 नंबर की सारी डिटेल हमारे पास निकल जाएगी, क्योंकि आपकी डिटेल हमारे पास लीडर के पास है, आपकी डिटेल हमारे पायलट के पास है, आपकी डिटेल हमारे मास्टर की में है और कंप्यूटर में है अपलोडेड। तो कल जैसे मैं बताता हूं कि हमारे मोदी जी, प्रमोद जी का सूटकेस खो गया। हमने उनसे इतना सा पूछा कि भाई साहब उसमें टैग लगा है कि नहीं, क्योंकि 2 ही टैग है, एक सूटकेस का टैग और एक हमारा टैग। तो ये बोले टैग है। मैं चिंता मत करो, वो आपके रूम में पहुंच जाएगा। पर रात को भी नहीं पहुंचा, थोड़ी हमें भी धोकर पुकर हुई, लेकिन हम अपनी धोकर पुकर दिखा नहीं सकते। हमने कहा नहीं आएगा, और पता चला सुबह 6 बजे कोई आदमी उनको दे गया। अगर उस सूटकेस में टैग नहीं होता तो वो नहीं मिलता। 2 जगह हो सकता है, या तो वो बस के अंदर होगा या किसी के रूम में पहुंच गया गलत। तो आप ये 2 टैग जरूर लगाएं। भोजन में जो आदमी आपके स्वागत के लिए तैयार है, जो प्लेट जहां मिल रही है, वो सिर्फ इसको देखता है। मुझे मेरी शक्ल में नहीं पहचानता, मुझे भी ये रखना पड़ता है। तो ये वो इसको देखता है, वो आपसे कुछ नहीं पूछेगा। अगर ये नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर खो जाए, गिर जाए, टूट जाए, फट जाए, 1 विंडो कॉन्टेक्ट यूजर, वो आपको अरेंज करेंगे, वो आपको देंगे, आपकी व्यवस्था करेंगे। इसमें हमारी बहुत सारी चीजें में लिखी हुई हैं। आपका कौन सी बस में है, बस का नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपका रूम नंबर है, और इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। अपनी बस में अपनी ही सीट पर बैठे। एक बार एक बहन ने
पिछली यात्रा में मजे में कि हमारी सहेलियां दूसरी बस में हैं, बिना अपने लीडर को इन्फॉर्मेशन दिए दूसरी बस में पहुंच गई। अब वो जो जिस बस में से निकली, लीडर ने काउंटिंग की, लेट हो रहे थे तो चलने से पहले काउंटिंग करनी चाहिए, लेकिन कभी-कभी उनके पास में एक्सेप्शन राइट्स भी हैं, तो उन्होंने कहा चल देते हैं, अब गिन लेंगे। जब चले और गिने तो एक मिसिंग, उसने पायलट को फोन किया, 1 मिसिंग। और जैसे ही पायलट को बताया 1 मिसिंग तो ब्रेक लगे, सारी गाड़ियां 10 की 10 गाड़ियां रुक गई, 1 मिसिंग। अब 1 मिसिंग को सारे हमारे पायलट बाहर, और 1 मिसिंग कहाँ रह गया, कौन रह गया, रजिस्ट्रेशन नंबर ढूंढो, उसकी बगल वाली सीट में कौन था, अगल वाली सीट में कौन था। 20 मिनट बाद पता चला कि वो बहन जी मुस्कुराती बाहर आई, हम दूसरी बस में पहुंच गए थे। अब हम गुस्सा तो कर नहीं सकते, हमने मुस्कुराते हुए उनसे कहा गलती हमारी है, हमें ध्यान रखना चाहिए था, हम समय में गिनती कर लेते, अब आप ऐसा मत करना। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आप थोड़ा सा कंफर्ट पाने का मत देखना कि आप बस चेंज कर लो, सीट चेंज करनी तो कर लेना, वो सीट तो आपकी बस के अंदर ही है, आपस में कर लेना। और हमारा रोल नहीं है पूछना, आप उसमें भी एक साइंस है, आप ये मत कहना कि मुझे पीछे की मिल गई, मुझे आगे की मिल गई। बुजुर्गों को आगे की सीट से एज वाइज फिल्टर लगा के पीछे तक किया है, मतलब बुजुर्ग आगे और सबसे हृष्ट पुष्ट पीछे और बच्चे सबसे पीछे। तो मतलब वो सोच समझ के किया है जिससे बुजुर्गों को तकलीफ ना हो। आप ये मत समझना कि मुझे पीछे दे दी उसको आगे दे दी। पूरी यात्रा में चाहे आवास हो, चाहे भोजन हो और चाहे बस हो, कोई पक्षपात नहीं किया गया है, ये मैं आपको डंके की चोट कह रहा हूं और आप इस बात का विचार मत करें। लेकिन जब 2 लोग होंगे तो एक फर्स्ट आएगा, एक सेकंड आएगा। जब 1 से 35-40 बसें होंगी तो कोई 1 पे बैठेगा, कोई 40 पे बैठेगा। तो आप ये मत कहना मुझे 40 दी थी, और वो तकलीफ आपको बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि ये सारी बोल मर्सिडीज बसेज हैं, आगे पीछे का भेद नहीं है। और अगर किसी को भेद लगे तो रतन सेठी से आप मिल लेना, वो आपकी मदद करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वास्तव में भेद नहीं है। और ये जो बस नंबर है ना, ये भी कलर के हिसाब से डिवाइड किया गया है। तो हमारे बस लीडर को आपका सिर्फ कलर देखना है, वो कलर देखेगा, वो पहचान जाएगा हमारा है, ये दूसरे का है। तो ये इसमें कलर है बाकायदा, हर कलर के हर बस के डिफरेंट कलर हैं, और वही कलर बस का लगा हुआ है। जो कलर आपके पास में आई कार्ड पर है वही कलर बस में है, और उस कलर से ही आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सब चीजें। अरे बात नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूं मैं आपसे, आपको एक मूल मंत्र याद रखना है पूरी यात्रा में। पहले जब बस पे चढ़े तो सबसे पहले आप क्या कहें, किसको जो आपके बगल में खड़ा हो उसको, अपने परिवार वाले को नहीं, क्योंकि ये 5 दिन के लिए ये पूरा भीतर विज्ञान यात्रा संघ एक परिवार है। हम एक परिवार की तरह यहाँ पर रहेंगे, एक परिवार की तरह खाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, जगह कम होगी तो एक दूसरे के ऊपर सो जाएंगे, बैठ जाएंगे, जैसे परिवार में करते हैं वैसे करेंगे। आपसे इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने अधिकारों को भूल जाएं, कर्तव्य का ध्यान रखें, और हम भी अपने अधिकारों को भूलते हुए अपने कर्तव्य का ध्यान रखेंगे। और जब दोनों लोग ये काम करेंगे, आपने अपने कर्तव्य का ध्यान रखा, हमने अपने कर्तव्य का ध्यान रखा, और अधिकार दोनों ने भुला दिए, तो ये यात्रा हमारी बहुत मंगलमय होगी। क्योंकि इस यात्रा का उद्देश्य ठहरना नहीं है, इस यात्रा का उद्देश्य भोजन करना नहीं है, इस यात्रा का उद्देश्य ट्रैवलिंग नहीं है, इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ एक है कि तमिलनाडु के जो 3 क्षेत्र हैं, कुन की जो भूमि है, हम उसके दर्शन कर लें, उन मंदिरों के दर्शन कर लें जो आज तक हमारे नहीं हुए। और हमने इन बच्चों को सिर्फ एक चीज कर रखी है, क्या चीज हमें मोटिवेट करेगी, इन बच्चों को काम करने के लिए क्या मोटिवेट करेगा। इनको कोई पैसा नहीं मिलना, इन्हें कोई एप्रिसिएशन नहीं मिला, ये दुपट्टा पहना दिया, माला पहना दी, इनसे इनको कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिल गया। ये इनको एक ही चीज मोटिवेट करती है जो हमने इनको समझा रखा है, कूट के भर रखा है, तो इन 308 यात्रियों की यात्रा में तुम निमित्त हो। तुम्हारी यात्रा हो पाए, दर्शन हो पाए, नहीं हो पाए, इसी चिंता मत करना। तुम्हारे कारण ये 308 यात्री आज यात्रा कर रहे हैं, ये तमिलनाडु के दर्शन करेंगे। अपेक्षा समझना अनिल जी, ये मत कहना कि एक तरफ दूसरे तरफ कुछ नहीं कर सकता। अपेक्षा समझ के कहना, क्योंकि ये पंडितों की बारात है ना, तो सारे विद्वान है, सारे पंडित हैं, निकलते निकलते
समझा देगा कि फोन करता तो मुझे मैंने निमित्त कही है। और हम इस बात का विचार करें कि हम सिर्फ इस यात्रा को करने आए हैं, तो यात्रा का पर्पज हमारा पूरा हो गया तो बाकी सब चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। आपसे पूरे सहयोग की उम्मीद है और हमारे इन लीडर से और पूरी टीम से ये उम्मीद है कि हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आपके कदमों में कोई कांटा ना चुभे, आपको कोई परेशानी नहीं हो, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। और इस बात से हम इस यात्रा की मंगल शुरुआत कर रहे हैं। डोनेशन के लिए आप सबके भाव होंगे कि जो क्षेत्र है उनमें कुछ ना कुछ हम डोनेशन दें, लेकिन हर व्यक्ति अपनी रसीद कटाएगा तो 1 घंटा वहां लग जाएगा। तो हम हर बार ये परंपरा हमारी रही है कि हमको पूरा डोनेशन एक जगह रख लेते हैं, जो जिसने जो डोनेशन दिया है उसकी घोषणा हम यहाँ करेंगे और वो जो डोनेशन इकट्ठा हो गया 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए, और वो उन क्षेत्रों की यथा योग्य के अनुसार उन क्षेत्रों को दे दिया जाएगा। किन किन क्षेत्रों को क्या क्या दिया गया उसकी घोषणा भी हम आपको करेंगे। और आप एक डोनेशन यूजी को नोट करा सकते हो और आप अपने बस लीडर को भी नोट करा सकते हैं कि भाई मेरा ये डोनेशन गीता विज्ञान यात्रा संघ में लिख लो। वो डोनेशन उन मंदिरों में उन्हीं जगह पे जाएगा जहां हम दर्शन करने जा रहे हैं और जिनको आवश्यकता उसकी है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें हम खुले हाथ से दान दें, क्योंकि लोगों को ये महसूस हो कि भाई कोई गीता विज्ञान यात्रा संघ आया था और वो कुछ करके गया है जिससे हमारे मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ, उद्धार हुआ। और हमारी परंपरा रही है कि हमने सब काम किए हैं और इस काम को भी हम बखूबी निभाएंगे। इस भावना के साथ मैं अपनी बात यहाँ पूरी करता हूँ। थैंक यू। सिर्फ 5 मिनट के संक्षिप्त सा कार्यक्रम में मनोज जी से निवेदन करूंगा कि वे आए और वो जो ग्रंथ जो उन्होंने ताम्रपत्र में तैयार किया है वो यहाँ दादा के यहाँ से समर्पित करा। मनोज जी करें आप, दादा को वो पगड़ी पहनाना चाहते हैं। आप पगड़ी पहनाना चाहते हैं और एक सभी रुकिए, 1 मिनट के लिए 1 मिनट। दादा भी सुभाष आपको देने वाले हैं, 2 शब्द आगे भी कहेंगे। 2 मिनट सभी बैठे रहे और दादा के सुभाष के बाद ही यात्रा का उद्घाटन होगा। हरी झंडी हम उसके बाद निकालेंगे, तो आप सभी बैठे रहिए। अभी आदरणीय भैया ने यहाँ सभी के नाम लेकर के सब कितने काम कर रहे हैं सबका परिचय उन्होंने कराया, लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरह से उन्होंने यहाँ परिचय दिया है उससे आपको अंदाजा होगा कि सारा काम कौन कर रहा है। शुरू से लेकर परिकल्पना से लेकर अंत तक हमें जब हम लोग यहाँ 4 दिन के लिए आए, जब वापस गए तो हमें कह गया 4 दिन में 40 दिन का काम हम करके जा रहे हैं यहाँ से। तो शुरू से लेकर अंत तक इस यात्रा को सफल बनाने की पूरी योजना में जिन्होंने अपना अभूतपूर्व योगदान दिया आदरणीय भैया को जोरदार ध्वनि से एक बार हम इनका स्वागत करें। मेरा निवेदन है कि आगे विकास करें और मंदिर जी में यथा योग्य स्थान पर विराजमान करें। यह ग्रंथ यहाँ कुंडू मंदिर में विराजमान होगा, इसके लिए विराट जी उसको प्राप्त कर रहे हैं। और अब दादा का उद्बोधन और उस दादा के उद्बोधन के पश्चात हम यात्रा का प्रस्थान करेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जितने भी तीर्थंकरों का जन्म हुआ है वो सब उत्तर भारत में, एक भी तीर्थंकर का जन्म दक्षिण भारत में नहीं। किसी ने नियंत्रण नहीं किया है, प्रकृति के स्वरूप से ही ऐसा हुआ है। लेकिन जितने भी आचार्यों का जन्म हुआ
हुआ है वो दक्षिण भारत में। तीर्थंकरों का जन्म उत्तर भारत में, आचार्यों का जन्म दक्षिण भारत में, और फिर उन आचार्यों को अपनी देश भाषा में, हिंदी में, गुजराती में, राजस्थानी में, बिहारी में अनुवाद करने का काम हिंदी के विद्वानों ने किया। उत्तर भारत में हुआ। इस तरह दक्षिण और उत्तर का ये संबंध है, बहुत गहरा संबंध है। यदि दक्षिण के आचार्य, जिनमें हमारे कुंद प्रमुख हैं, आचार्य भूतबली और कुशलदंत भी हैं। यद्यपि आचार्य धरसेन जो गुजरात की जिन्नार की गुफाओं में थे पश्चिम भारत में, लेकिन उन्हें अपना ज्ञान देने के लिए उनके पास कोई योग्य शिष्य नहीं थे। तो उन्होंने दक्षिण भारत में खबर भेजी, कोई योग्य अच्छे होशियार नई उम्र के मुनिराज शिष्य हों वो मेरे पास भेजो। तो जो मेरे पास ज्ञान है मैं उन्हें दे दूंगा और वेद निर्माणी लिखने का काम करें। तो भूतबली कुशलदंत भी यहाँ से ही गए थे उनके पास। चाहे प्रथम सूत्र स्कंद हो चाहे दूसरा, दोनों का ही इधर दक्षिण के आचार्यों ने मूल उनकी रचनाएं की। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ साथ में कि आप लोग जो यात्रा की इतनी कठिनाइयों की ऐसी अभी चर्चा कर रहे हैं कि जैसे नमन क्या होने वाला है, अत्यंत आनंद का प्रसंग है। कहीं कोई संकट दिखाई नहीं देता है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि अंतिम सुध केवली भद्रबाहु भी उत्तर भारत में थे। ये वजह होगा जो उत्तर भारत, चाहे वो सुध केवली हो चाहे केवली हो। और जब वो वहां से दक्षिण भारत में आए थे, 3000 आदमियों की यात्रा से गए थे, बोलो सारा हिंदुस्तान को ले लिया। वो 1200 आदमी थे और वहां से बिहार से यूपी से 12,000 थे और सब पहले थे। नंगे पैर और ऐसे रोड जो आज आपको उपलब्ध हैं, जिनमें चाहो तो अपना चेहरा देख लो, ऐसे रोड उपलब्ध नहीं थे। ये ऊबड़ खाबड़ जमीनों में पहले ही चलते हुए नील दिगंबर मुनिराज 12,000 उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आए। और कुंदाचार्य देव भी इस भूमि में नंगे पैर चलते थे, पैदल चलते थे, सवारी से चलने वाले नहीं थे। जिनकी हम वंदना करने आए हैं, जिनके हम इतने गीत गा रहे हैं, उनका जीवन कैसा था संजीव ने बताया ही अभी आपको। और तो हम भी अपनी इस लग्जरी बातों को भूल जाए। मैं जब कहता बबलू और लोगों का आ रहा है, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं कि दादा आप जगह नहीं है। मैंने कहा मैं कह दूं फिर मैं नहीं करा सकता। मैं ये कह दूं किसी जगह मैं नहीं करा सकता कि दादा एसी रूम नहीं है, बिना एसी के ठहरने वाले हूं मैं, तो आप बताओ मैं कर देता। अभी भी एसी का रोना रोया। अभी भी दिसंबर में यात्रा करेंगे जिसमें एसी रूमों की जरूरत नहीं पड़े। कुंदाचार्य के जो आगमन के लिए कोई एक एसी रूम नहीं था। एकदम गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, कदाचित बरसात आ जाए तो बरसाती भी आपके लिए नहीं। उनके पास कोई बरसाती नहीं थी। तो हम यात्रा करते वक्त जब भी हमें कोई थोड़ी तकलीफ महसूस हो तो हम उनको देखेंगे जिनकी यात्रा करने हम आए हैं।
आज हम यात्रा कर रहे हैं तो कल हमें ऐसा बनना है कि हमारी यात्रा रोक करें। हम खड़े हो जाए वो तीरथ बन जाए, है ना। तो उसके लिए इन सुविधाओं से काम नहीं चलेगा। किसी भी सुविधाओं का ध्यान दिए बिना भाग्य से हमारे पुण्योदय से हमको ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब हैं तो उपयोग कर रहे हैं, लेकिन हमको वो हमारा आदर्श तो नंग दिगंबर दशा है, नंगे पैर है, पैदल चलना है। हमारा आदर्श एक कार है, ये बढ़िया, ये प्लेन, एयर कंडीशन, ये हमारा आदर्श नहीं है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे तो हमारी यात्रा में तो थोड़ी बहुत कोई कष्ट का प्रसंग आएगा तो वो 1 सेकंड में हमारे उपयोग में से गायब हो जाएगा। और निश्चित रूप से हम सब ऐसा ही चिंतन करेंगे, अपने उपयोग को और निर्मल बनाएंगे। और बाकी चिंतन में थोड़ी बहुत आकुलता रहेगी तो उसको दूर करने का काम हम थोड़ा बहुत हम नहीं करेंगे। मेरा विचार इस यात्रा में आत्मा का अनुभव होता है, वो कैसे होता है। कुंडकुंडाचार्य ध्यान में बैठते थे तो क्या करते थे, भद्रबाहु जब आत्मा का ध्यान करते थे तो क्या करते थे, आदिनाथ से लेकर महावीर जब ध्यान करते थे तो क्या करते थे, ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा मौका लगेगा एक चर्चा मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। मैं समझूंगा कि उससे आपका श्रम और दूर होगा और ये यात्रा आपकी अत्यंत सुखद रहेगी। अंत में आपका अनुभव एकदम सुखद रहेगा और बबलू को बढ़िया से बढ़िया कमेंट्स बहुत से ढेर सारे प्राप्त हों। दादा की तबीयत बहुत अच्छी नहीं है, आप जानते हो, और हम तो दादा से इस बात से बहुत इंस्पायर हो गए और हमें सोचते हैं कि हम इस उम्र में क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे। दादा की उम्र हो गई 83.5 और उसके बावजूद दादा की जो ट्रैवलिंग शेड्यूल है ना, जो मैं आज से 25 साल पहले देखता था, उसको कोई कम नहीं है, बड़ा है। और ट्रैवलिंग शेड्यूल आप कितनी तकलीफ होती है और हम तो सोचते हैं कि हम ऐसा कर पाएंगे कि नहीं। आज भी दादा को सुबह लूज मोशन हो गए और हमने बहुत निवेदन किया था कि यात्रा आपकी वजह नहीं होगी, इस यात्रा में आपको आना ही है। हमें एक प्रवचन आपका चाहिए और आप रहते हैं तो सब पे आशीर्वाद बना रहता है। यात्रियों पे आप कुछ नहीं करो, बैठे रहो ना, तो भी हमारा मनोबल बना रहता है। और दादा ने इस बात को पड़ती है और ये बात तो 100% है कि प्रदेश में तो नरेशों को भी कलेश होता है। लेकिन दादा ने हमारे उस निवेदन को स्वीकार किया, हमारे साथ पूरे 5-6 दिन वो यहाँ है और प्रतिदिन दादा का ही वचन होगा। और जब मैं उनसे ये कहने गया